इस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतियां 9 राज्यों में चुनाव की हैं। मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, कर्नाटक, मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, उसके अलावा जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में भी चुनाव करवाए जा सकते हैं। उसके अलावा 2024 के चुनावों की रणनीति, और जैसा हिमांशु मेरे सहयोगी हमें बता रहे थे कि प्रचंड जीत तो मिली, गुजरात में 156 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली, लेकिन हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हार गई। और यह पार्टी के लिए एक बड़ी चिंता की बात भी होगी, क्योंकि ये जो 9 राज्य है इनको एक तरह से, हिमांशु अगर आप मेरे साथ हैं तो ये खासतौर पर जो बड़े राज्य के चुनाव है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो या कर्नाटक, इन्हें तो 2024 के हर बार एक तरह से ड्रेस रिहर्सल के रूप में देखा जाएगा। देखिए, बिल्कुल देखा ही जाना चाहिए, क्योंकि ये वो चुनाव है जो जहां से सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें निकल कर भी आती हैं। अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में से 29 लोकसभा सीटें हैं। आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं, राजस्थान में जो है वो 25 लोकसभा सीटें हैं। लेकिन एक चीज जरूर है गौरव, कि भारतीय जनता पार्टी को यह जरूर लगता है कि जिन राज्यों में सत्ता नहीं है उनमें सत्ता पे कैसे आया जाए, उस पर कैसे काबिज हुआ जाए, इसको लेकर तो उनको काम ही करना है। और साथ ही साथ ये भी देखना है जिन राज्यों में उनकी सरकारें हैं वहां अपनी सरकारों को कैसे रिटेन करना है। इसके लिए अगर आप देखेंगे तो पिछले साल ही जो है वो त्रिपुरा के अंदर उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व चेंज कर दिया था। मुख्यमंत्री विप्लव देव को हटाकर वहां पर माणिक शाह को जो है कमान सौंपी गई। तो एक तरीके से अगर पार्टी को लगता है कि किसी के नेतृत्व में कोई कमी रह गई है, कुछ परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है, मैसेज ठीक नहीं है, फीडबैक ठीक नहीं है, तो वहां चेंज भी करती है। आप देखिए कि विजय रूपाणी को हटाकर भूपेंद्र पटेल को लाया गया था और पूरी की पूरी कैबिनेट वहां पर जो है वो चेंज कर दी गई थी। उसका फायदा ये मिला कि एंटी इनकम्बेंसी जो थी उसको उन्होंने खत्म कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की जो प्रयोग है, जो इस तरीके के प्रयोग है उसको लगातार करती भी रहती है। वो अपने पार्टी के फीडबैक के अनुसार चलती है और इन्हीं फीडबैकों के आधार पर जो है वो अपनी चुनावी स्ट्रेटेजी भी बनाती है। अगर उनको जरूरत पड़ती है कि कोई चेंज करना है, चाहे वो कोई भी मुख्यमंत्री हो, उनको चेंज भी किया जाता है। लेकिन हिमाचल की हार इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा आते हैं और जेपी नड्डा जिस राज्य से आते हैं वहां अगर पार्टी की हार हुई है तो पार्टी कहीं ना कहीं मंथन जरूर कर रही है। और इसीलिए कर्नाटक हो, चाहे मध्य प्रदेश हो या त्रिपुरा, भारतीय जनता पार्टी को जरूर लग रहा है कि अपनी सत्ता जो है वो जानी नहीं चाहिए, उसको रिटेन करने के लिए जो भी काम करने हो वो करने चाहिए। और इसीलिए लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष इसकी बैठकें भी बुला रहे हैं। और लेकिन बड़ी चीज ये है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को ही लेकर जो है पार्टी अब आगे जाने के विचार कर रही है। जितने मुख्यमंत्री हैं, जितने ये आम जनता के बीच में एक ही फोटो अगर कोई जाए, कोई एक ही तस्वीर जाए, एक ही नाम जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा हो, क्योंकि उनकी लोकप्रियता इतनी है कि बाकी जो चीजें हैं, जो एंटी इनकम्बेंसी की चीजें हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध की चीजें हैं, जिनको इश्यूज को इनकैश किया जा सकता है विपक्षी पार्टियों के जरिए, उनको दरकिनार करते हुए पार्टी जो है अपनी जीत की राह जो है इन राज्यों के अंदर जो है वो आसान बना 2 दिन की बहुत महत्वपूर्ण बीजेपी की कार्यकारिणी है, इसमें 2 दिन को अगर आप ब्रेक डाउन करें तो क्या क्या होगा अगले 1.5 दिन में? प्रधानमंत्री का संबोधन तो कल है, लेकिन उसके अलावा हिमाचल में हार की समीक्षा की क्या अलग बैठक होती है या उसमें भी केंद्र के नेता, राज्य के नेता सब एक साथ मिलकर मंथन करते हैं? और क्या क्या लेसन्स लर्न्ड है, गुजरात के लेसन्स लर्न्ड और हिमाचल के क्या क्या सबक है, इस पर अलग मंथन होता है? हिमांशु, देखिए, बिल्कुल जो भी चुनाव परिणाम आए हैं उसको लेकर मंथन होगा और दोनों प्रदेश अध्यक्षों से रिपोर्ट ली जाएगी। चाहे गुजरात की जीत हो उसमें उसकी रिपोर्ट होगी और हिमाचल में जो हार हुई है उसकी भी रिपोर्टिंग होगी वहां के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा। लेकिन मैं आपको बता दूं जो अब से रहने वाला है, अब से कुछ देर में जो है वो जेपी नड्डा जो अध्यक्ष भाषण देंगे और वो बताएंगे कि पिछले 1 साल के कार्यकाल में पार्टी ने क्या क्या अचीव किया है और क्या आगे करना है, ये बताया जाएगा। उसके बाद 3 प्रस्ताव होने हैं गौरव,
राजनीतिक प्रस्ताव है, आर्थिक प्रस्ताव है और G20 में भारत को जो अध्यक्षता मिली है उसको लेकर एक प्रस्ताव पास किया जाएगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी जाएगी। उसके बाद जो 9 राज्य हैं उनकी रिपोर्टिंग होगी, उनके प्रदेश अध्यक्षों के द्वारा, उनके संगठन मंत्रियों के द्वारा, प्रभारियों के द्वारा ये बताया जाएगा कि वो किस तरीके से जो है वो काम कर रहे हैं, किस तरीके से जहां राज्यों में सरकारें हैं और जहां वो किस तरीके से संगठन और सरकार मिलकर काम कर रही है और जहां सरकारें नहीं है वहां कैसे सरकार चुनाव में बनाई जाए, वहां पर जीत हासिल की जाए, इसको लेकर जो है वो रिपोर्ट किया जाएगा। और साथ ही साथ 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर 161 सीटें जो चिन्हित की गई हैं उसकी रिपोर्ट होगी कि वहां पर अभी तक पार्टी ने किस तरीके से काम किया है, क्या सेंटर की स्कीमें वहां तक पहुंची है, नहीं पहुंची है, वहां संगठन कैसा काम कर रहा है, वहां सरकार और जो संगठन है उसमें समन्वय का काम कैसा है, ये सारी रिपोर्ट्स होंगी। और उसके अलावा ये माना जा रहा है कि जेपी नड्डा की जो को अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाने का यानी कि एक्सटेंशन देने का प्रस्ताव है वो भी पास किया जाएगा, लेकिन वो कल, और उसके अंत में जो है अध्यक्षीय रिमार्क्स होते हैं पूरी कार्यकारिणी को लेकर और अंत में जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। जी हाँ, ये वो संबोधन होता है, ये वो ऊर्जा का टॉनिक है जिससे यहाँ से जो नेता 350 नेता इस सभागार में है मेरे पीछे जो है उनको ऐसा टॉनिक मिलता है कि वो जाकर जनता के बीच में उन योजनाओं को लेकर जाएं जो सरकार की योजना है, जो आम आदमी को इफेक्ट करती हैं, आम आदमी को राहत देने का काम करती हैं, उन योजनाओं को कैसे जमीन पे उतारा जाए इसको लेकर उनका संबोधन होगा। और साथ ही साथ चुनाव दर चुनाव भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन बढ़ रहा है और क्या खामियां हैं ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में हमेशा बताते हैं कार्यकारिणी में।